अगर सच में वो प्रदेश को आर्थिक स्थिति से बाहर निकालना चाहते हैं तो इस छोटे से प्रदेश में पौना दर्जन कैबिनेट स्तर के सलाहकार दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ और चंडीगढ़ से लेकर शिमला तक बनाने की क्या जरूरत है। और यही नहीं, अगर प्रदेश की आर्थिक स्थिति इतनी ही खराब है तो फिर बेवजह संविधान के खिलाफ आधा दर्जन चीफ पार्लियामेंट सेक्रेटरी बनाने की क्या जरूरत है। और मैं तो ये मान सकता हूं कि वो श्रीलंका का कंपैरिजन गलत कर रहे हैं। और इस प्रकार से ही अगर सुक्खू सरकार ये फजूल खर्ची के निर्णय लेती रही तो फिर हिमाचल प्रदेश का कंपैरिजन श्रीलंका से नहीं पाकिस्तान से करना पड़ेगा। मित्रों, आप सबके ध्यान में है कि पिछले 5 वर्षों में हिमाचल प्रदेश की सेवा में जयराम ठाकुर जी की सरकार थी। और जिस प्रकार से श्री जयराम ठाकुर जी ने केंद्र सरकार के सहयोग से डबल इंजन के रूप में और कोविड जैसे भयानक संकट के बावजूद प्रदेश को संभालने का काम किया था, उसे यह निश्चित था कि आने वाले समय में जो हिमाचल प्रदेश की सरकार होगी वो फिर भारतीय जनता पार्टी की होगी। और मेरी पार्टी ने एक स्लोगन भी लिया था कि इस बार रिवाज बदलेंगे। लेकिन पौने 1%, 0.9 के अंतर में भारतीय जनता पार्टी की हार हुई और 40 विधायकों के साथ कांग्रेस पार्टी को हिमाचल प्रदेश में पूर्ण बहुमत मिला। पूर्ण बहुमत तो मिला, लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के भीतर ही मुख्यमंत्री पद को लेकर शिमला का वो शीशल होटल, जहां इस प्रदेश ने कांग्रेस पार्टी के एक धड़े के नेता, या कह लीजिए कि उनकी प्रदेश की अध्यक्षा श्रीमती प्रतिभा सिंह के समर्थकों द्वारा जब नारे लगाए जा रहे थे कि सुखू दुखू नहीं चलेंगे, तो हमें लगा कि हिमाचल प्रदेश की राजनीति एक बार फिर अराजकता की तरफ बढ़ रही है। लेकिन अंततः निर्णय उनका श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के पक्ष में हुआ और सुक्खू जी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार तय हो गए। और जैसे हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री जी ने शपथ ली तो सबसे पहले उनका एक बयान आया कि ये जो सत्ता परिवर्तन हुआ है ये व्यवस्था परिवर्तन के लिए हुआ है। और प्रदेश की जनता को लगा कि सच में ही हो सकता है कि व्यवस्था परिवर्तन को हुआ है, तो व्यवस्था परिवर्तन को हम देखेंगे। और जो व्यवस्था परिवर्तन हुआ वो क्या हुआ, किस छोटे से हिमाचल प्रदेश के अंदर पौना दर्जन राजनीतिक दर्जे के सलाहकार, कैबिनेट रैंक जिनको दिया गया, इसी प्रकार से उसमें ओएसडी भी 70 लाख की पॉपुलेशन वाले इस राज्य में पौना दर्जन सलाहकार। और भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, जहां के मुख्यमंत्री श्री योगी जी हैं, वहां एक पॉलिटिकल एडवाइजर है। और यही नहीं, व्यवस्था परिवर्तन का मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं कि एक इस छोटे से प्रदेश में उप मुख्यमंत्री, पौना दर्जन सलाहकार, 6 चीफ पार्लियामेंट सेक्रेटरी, और फिर रोज ये राग पीटना कि हिमाचल प्रदेश आर्थिक संकट में है। और यही नहीं, मुझे हैरानी तब हुई जिसका विषय आज इस जिला की कार्यसमिति में भी आया है कि हमें लगा कि व्यवस्था परिवर्तन के अंतर्गत मुख्यमंत्री के कई जनहित के निर्णय होंगे। जो श्री जयराम ठाकुर जी की सरकार ने लगभग 613
जनहित के संस्थान खोलने के जो निर्णय लिए गए थे, उनकी कैबिनेट ने निर्णय लिए थे और उन निर्णयों को डिनोटिफाइड करने का काम किसको दिया? हिमाचल प्रदेश की नौकरशाही को। अभी विधायकों की शपथ भी नहीं हुई थी, मंत्रिमंडल का गठन भी नहीं हुआ था। यह मैं व्यवस्था परिवर्तन का आपको नमूना दे रहा हूं। और कैबिनेट मंत्रिमंडल के जो निर्णय थे वो नौकरशाही ने पलट दिए। अर्थात 613 जनहित के जो निर्णय थे उनको डिनोटिफाइड कर दिया। यह व्यवस्था परिवर्तन हुआ। और यही नहीं, एक महीने तक चुने हुए प्रतिनिधियों की शपथ ही नहीं हुई और मंत्रिमंडल के गठन को लेकर तो एक महीना भी बीत गया। दूसरे महीने के प्रारंभ में मंत्रिमंडल का गठन हुआ। यह व्यवस्था परिवर्तन है। और व्यवस्था परिवर्तन में भी मंत्रिमंडल का भी मैं आपके साथ उदाहरण दे रहा हूं कि हमें लगा कि जिस जिले ने सबसे ज्यादा सीटें कांग्रेस को दी है, 10 सीटें, उस जिले से निश्चित तौर पर मान सम्मान मिलेगा। क्योंकि जयराम ठाकुर जी ने जब सत्ता संभाली थी तो मुझे याद है कि उस समय यहां बैठी श्रीमती सरवीन चौधरी जी, श्री विपिन सिंह परमार जी, श्री विक्रम सिंह ठाकुर जी, इस प्रकार के 3 विधायकों को पहली कैबिनेट में, पहले मंत्रिमंडल में स्थान दिया था। और उसके बाद श्री राकेश पठानिया जी को भी मंत्रिमंडल में जगह दी गई। और सुखू मंत्रिमंडल में क्या हुआ कि शिमला जैसे जिला ने 7 विधायक कांग्रेस को दिए, 3 कैबिनेट मंत्री। ऊना जैसे जिला ने 4 विधायक कांग्रेस को दिए, डिप्टी सीएम। हमीरपुर जैसे जिला ने 4-5 विधायक जो कांग्रेस को दिए, मुख्यमंत्री। और जिस कांगड़ा जिला ने 10 एमएलए कांग्रेस को दिए, उस जिला से मात्र 1 विधायक को मंत्रिमंडल में स्थान। यह है व्यवस्था परिवर्तन। और इसके बाद अगर कांग्रेस प्रयास भी करेगी तो वो कांगड़ा की जनता को अपमान ही नजर आएगा। उसकी जो मर्जी आज वो जनता की अदालत में घिरी है और देर सवेर जब इस प्रकार के प्रयास होंगे तो उसका कोई महत्व नहीं रहेगा। इस प्रकार के व्यवस्था परिवर्तन का जो उदाहरण है, जो मैं आपके ध्यान में आपके सम्मुख रख रहा हूं कि जो आज हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बार बार उस बात को जो है वो हर जगह रखते हैं। इसी तरह हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने ये चुनाव लड़ा था कि जो प्रदेश के अंदर जो बेरोजगारी है उनको 5 लाख ऐसे बेरोजगारों को 5 सालों में रोजगार देना है। रोजगार देना तो दूर की बात रही कि जो हमारा हमीरपुर स्पोर्टनेट सिलेक्शन बोर्ड था उसका काम भी ठप कर दिया है। यह है व्यवस्था परिवर्तन। और फिर अगला क्या था कि हम महंगाई को दूर करेंगे, नई व्यवस्था को लेकर आएंगे। और हिमाचल प्रदेश की महंगाई को लेकर क्या व्यवस्था परिवर्तन हुआ? सबसे पहले 3 रुपए डीजल का रेट बढ़ाकर गरीबों पर और महंगाई का जो है रास्ता आसान बना दिया। जो हमारे सस्ते राशन के डिपो थे वहां पर 9 रुपए एक मुश्त की बढ़ोतरी करके ये गरीबों को महंगाई की व्यवस्था परिवर्तन से परिचित करवा दिया। और यही नहीं, आज मुझे यह भी जानकारी मिली है कि दूध का जो रेट है वो भी 2 रुपए बढ़ा दिया गया है। यह है व्यवस्था परिवर्तन इस सरकार का, जिससे मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं। मेरी प्रदेश की सरकार ने उस समय और मेरी केंद्र की सरकार ने गरीबों को स्वास्थ्य की दृष्टि से उसके उपचार करने के लिए 5 लाख रुपए का एक बहुत बड़ा सहारा दिया था। दोनों योजनाएं अलग अलग थी, चाहे वो हिम केयर योजना थी, चाहे वो आयुष्मान भारत योजना थी। प्रदेश की सुक्खू सरकार ने उन दोनों योजनाओं से भी प्रदेश की जनता को वंचित कर दिया। यह है व्यवस्था परिवर्तन जो मैं आपको आज
बताना चाहता हूं। और कहते थे कि जब हमारे मुख्यमंत्री जी प्रदेश के विकास के लिए हेलीकॉप्टर का प्रयोग करते थे तो बहुत हाहाकार मचाते थे। लेकिन आज मैं सुक्खू सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि अब तो उस हेलीकॉप्टर का प्रयोग जो है वो एक नेता नहीं, दो नेताओं द्वारा किया जा रहा है। क्या इससे महंगाई कम होगी? क्या इससे प्रदेश की फजूल खर्ची रुकेगी? क्या इससे प्रदेश की जो व्यवस्था परिवर्तन है वो इससे नया दिखाई देगा? इसी तरह हम सब जानते हैं कि जब सुक्खू सरकार सत्ता में आई तो हिमाचल प्रदेश के दो बहुत बड़े सीमेंट कारखाने प्रदेश का कमजोर कांग्रेस का नेतृत्व अब तक उसका समाधान नहीं कर पाया है। और इससे कौन लोग प्रभावित हो रहे हैं? कुछ सरकारी जो हमारे कामकाज है वही प्रभावित नहीं हो रहे हैं, बल्कि जो हमारी प्रदेश की जो जनता है, जिनके अपने जो निर्माण कार्य चल रहे हैं, वो भी उससे प्रभावित हुए हैं। लेकिन हर दिन प्रदेश की गवर्नमेंट का कोई ना कोई बयान आता है कि हम उसको सुलटा लेंगे, हम उसको सुलझा देंगे। 2 महीने हो गए, अभी तक ये सरकार नाकाम साबित हुई है। यह है व्यवस्था परिवर्तन जो मैं आपको आज बताना चाहता हूं। और मित्रों, इस प्रकार के जो जुल्म प्रदेश की सरकार जो इस प्रकार की व्यवस्था परिवर्तन की बातें कर रही थी, उसके विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी को मजबूर न्यायालय का सहारा लेना पड़ा। और यहां तक कि मैं आज आपके बीच में हूं, पालमपुर भी अछूता नहीं रहा। पालमपुर में इस प्रकार के कई कार्यालय जो बंद कर दिए गए थे और हमें वहां अदालत में जाना पड़ा। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि अदालत के जाने का लाभ यह हुआ कि धीरे धीरे इस सरकार को मजबूरन उन निर्णयों को नोटिफाई करना पड़ रहा है। जैसे कि पिछले दिनों में आपको याद होगा कि मंडी के वो हॉर्टिकल्चर के दफ्तर बहाल हुए। पिछले दिनों में जो है वो जल शक्ति विभाग के अंतर्गत जो निर्णय लिए थे वो उनको बदलने पड़े। और ये जितने भी 613 संस्थान इन्होंने डी नोटिफाइड किए हैं, ये सारे के सारे निर्णय रीनोटिफाई होंगे। ये आज आपको मैं बताना चाहता हूं। और फिर इस सरकार को पलटू सरकार के रूप में जाना जाएगा। इस प्रकार के कोई विषय थे जो मैं आज आपके ध्यान में रखना चाहता हूं। और एक और जानकारी मिली है कि जो उस समय हमारे मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने एक मुख्यमंत्री सहारा योजना चलाई थी, जिसमें ऐसे पीड़ित रोगी थे जो अपने बिस्तर में ही उपचार लेते थे, उनके लिए जयराम ठाकुर की सरकार ने 3000 रुपये प्रति माह की एक सुविधा दी गई थी। लेकिन इस सरकार ने वो भी निर्णय जो है वो रद्द कर दिया। अब उनको जो लाभ मिल रहा था, इस प्रकार की जो श्रेणी के हमारे जो लोग थे, रोगी लोग थे, उनको इससे वंचित कर दिया गया है। यह है यहाँ की व्यवस्था परिवर्तन हिमाचल की सुक्खू सरकार की। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि पवन काजल जी यहाँ बैठे हैं, ये कांग्रेस सरकार में कार्यकारी अध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी में कार्यकारी अध्यक्ष रहे हैं। और जो इस प्रकार के जुमले उन्होंने लिए हैं, अभी हमें बता भी रहे थे, इस सरकार का कितना बड़ा भविष्य होगा ये कहना जल्दबाजी है। क्योंकि प्रदेश की जो नौकरशाही है वो भी अब काम करने के लिए तैयार नहीं है। उनको भी यह विश्वास हो गया कि कितने दिन सरकार चलेगी। तो इस प्रकार की प्रदेश की कांग्रेस सरकार व्यवस्था परिवर्तन को लेकर आई है, जो मैं आज आपके ध्यान में जिन बातों का जिक्र कर रहा हूं। और मुझे पूरा भरोसा है कि यह सरकार जनता के बीच में मजाक बन जाएगी, जनता के भरोसे को पूरा नहीं कर पाएगी। और इस सरकार का क्या भविष्य है ये मैं आज इस पर कहूं तो मुझे लगता है जल्दबाजी है। मुझे यही आपसे कुछ चर्चा करनी थी, और आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप अपनी बात रख सकते हैं। त्रिलोक जी, सीमेंट विवाद को लेकर के जो है आपने ये जानकारी भी दी है कि मसला ऐसा है कि समाधान नहीं हो रहा है। आपको नहीं लगता है कि दोनों राजनीतिक दलों को मिलकर चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि पूरे प्रदेश की बात है और काफी समय हो गया है। बात करें तो हर एक लोग जो है इस चीज को लेकर के इफेक्ट हो रहे हैं। तो आपको नहीं लगता है कि राजनीतिक दृष्टि से दोनों दलों को बैठकर इस पर चर्चा करनी चाहिए और समाधान खोजना चाहिए? सीमेंट कारखाने हिमाचल में थे,
हिमाचल की जो हुकूमत है वो कांग्रेस के पास है, तो इसमें दोनों दलों का क्या लेना देना है? जब केंद्र में भाजपा है तो केंद्र का संबंध कोई नहीं है इससे। जी। और जबकि प्रदेश के मुख्यमंत्री बार बार कह चुके हैं कि हम इस मसले को सुलझा लेंगे, लेकिन 2 महीने से इस मसले का ना सुलझाना, तो ये नाकामी किसकी है? प्रदेश सरकार की है। इसमें देश की केंद्र की सरकार का कोई संबंध ही नहीं है। जी भाजपा सरकार का कहना था, तत्कालीन सरकार का, कि पुरानी पेंशन बहाल हो ही नहीं सकती है, लेकिन मौजूदा सरकार ने इसे बहाल कर दिया है। किस तरह से देख रहे हैं? मुझे लगता है कि अभी तक शायद आपको इस जानकारी का अभाव है। स्पष्ट रूप से अभी तक ये विषय जनता के बीच में नहीं आया है। अभी तक भी बहुत सी जानकारियां जो है हिमाचल प्रदेश के विधि डिपार्टमेंट जो है, लॉ डिपार्टमेंट के, उसमें अभी विचाराधीन है। जब तक सारी बातें स्पष्ट होकर नहीं आएगी तब तक कहना जल्दबाजी है। अब तक इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है। तो जी आज आपकी जिला कार्य समिति की बैठक थी, बैठक में जो हुआ उसके बारे में थोड़ा सा बताएं, क्या आपका एजेंडा रहा और किन मुख्य बिंदुओं पर चर्चा हुई? भारतीय जनता पार्टी की ये 2 दिवसीय कांगड़ा की जिला की बैठक थी। जब पार्टी की राष्ट्रीय स्तर पर कार्य समिति होती है तो उसके बाद प्रदेश की बैठक होती है। प्रदेश की हमारी ऊना में हुई थी और उस क्रम में आज हमारी ये 2 दिन की बैठक जो है धर्मशाला में समाप्त हुई है। इस बैठक में संगठनात्मक दृष्टि से कैसे हम आगे बढ़े और आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी की योजना जो है वो कैसे मजबूत बने, उसको लेकर बूथ स्तर तक जो है सारी रणनीति जो है बनाई गई है। उस पर आने वाले समय में कार्यकर्ता काम पे लगेंगे और जब 2024 का लोकसभा का चुनाव होगा तो एक बार पुनः देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी तीसरी बार शपथ ले, उस दिशा में ये सब विषय आज चर्चा में रहे। चुनावों से पहले आपका एक नारा चला था कि ग्राम सभा से विधानसभा तक, तो अब 2024 के लिए भी कोई इस तरह से नारा है या एजेंडा है आपका? निश्चित तौर पर अब आने वाला चुनाव ही पार्लियामेंट का है तो उसी की ही तैयारी होगी जी। और दूसरा, इस कार्य समिति में हमारे ही इसी प्रदेश से संबंध रखने वाले पार्टी के सामान्य राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए जो है जिसका विस्तार हुआ है, आज इस कार्य समिति में केंद्रीय नेतृत्व का भी आभार व्यक्त करके एक प्रस्ताव रेजोल्यूशन यहां से पारित हुआ है। वो भी आज इस जिला की कार्य समिति का एक अहम प्रस्ताव विषय था। सर, क्या असेसमेंट रही भाजपा की हार इन चुनावों में? क्यों हो सकता है कहीं न कहीं कमियां रही होगी और हमने सभी कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया उन कमियों को हम मिल बैठकर ठीक करेंगे ताकि दोबारा आने वाले चुनाव में उसकी पुनरावृत्ति ना हो। लोग जी, अगर बात की जाए, आप ही के कुछ जो युवा कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने आप पे आरोप लगाए थे कि कांगड़ा की जो सीटें हैं कहीं न कहीं उसको हारने की वजह आप भी रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? व्यक्तिगत तौर पर मैं कैसे मान सकता हूं कि मैं तो खुद चुनाव लड़ रहा था जी। मैं कोई उसमें मेरी भूमिका एक सीमित भूमिका थी, तो पालमपुर में मैं चुनाव खुद मैं हार गया, तो हो सकता है कि मेरे में वहां कोई कमी रही होगी। तो जो आरोप लगा रहे हैं उनका मेरे आरोप से क्या संबंध है? बहुत बहुत धन्यवाद सबका। Thank you आशा है कि सबने भोजन कर लिया होगा, नहीं किया होगा तो वो अभी हमने भी